इंडेमनिटी सेक्शन 124। तो देखते हैं एक बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच जाती है एब्सोल्यूट का मतलब अब उसको करने ही करना है, अब नुकसान फिक्स हो चुका है। इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द शिप और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इसको एक। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जीएनजी 2.0 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने यूनिट 4, 5, 6 को अच्छे से रिवाइज कर लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। हाँ, कुछ केस लॉस थे जो पीपीटी में थे, वो मैंने कहा था आप लोगों से, आप लोग उसको पढ़ना, ठीक है। 100% बेटा छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है। उसको एक बार पढ़ना, कोई भी केस लॉ ना समझ में आए तो उसको एक बार डिस्कस जरूर करना। कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। भले ही मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़े, मैं बना दूंगा, है ना। डन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिट 7। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब नेक्स्ट आता है यूनिट 7। यूनिट 7 है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी अब होता क्या है, तो ये जो यूनिट 7 है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इंडेमनिटी और दूसरा गारंटी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा इसके बारे में कि देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट में था। एक था सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक। सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा, ऑफर क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डैमेजेस कैसे मिलती हैं, रेमेडीज क्या होती हैं, उसके बारे में जो जनरल प्रिंसिपल है वो बताए गए हैं। उसके बाद में सेक्शन 124 से आता है आपका स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर अब इन दोनों में फर्क क्या है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रहा है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रहा है, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बन रहा है। इस वजह से इसको बोलते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले सीए इंटर का पार्ट हुआ करता था, बाद में जब आपके सिलेबस में चेंजेस हुए तो उसके बाद में इसको उठा करके सीए फाउंडेशन में डाल दिया गया। अभी सीए इंटर में नहीं है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे जो आपके सेक्शंस वो सारे के सारे सीए फाउंडेशन में इन्होंने कर दिए। तो यही हम लोग स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे, हाँ ठीक है। तो यही है आपका स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज से हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सेक्शन 124 से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी यहां पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है। किस चीज का प्रॉमिस करता है? स्पेसिफिक प्रॉमिस करता है, किसी एक चीज के लिए प्रॉमिस करता है। किस चीज के लिए प्रॉमिस करता है? कि अगर इसको कोई भी लॉस हुआ, अगर इसको कोई भी लॉस हुआ प्रॉमिसर की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, प्रॉमिसर की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो उस नुकसान की जिम्मेदारी प्रॉमिसर की होगी, यानी कि उस लॉस को कॉम्पनसेट करेगा प्रॉमिसर। मेरी बात समझ में आई? तो जहां पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर उसको नुकसान हुआ तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी प्रॉमिसर की होगी। वो नुकसान या तो प्रॉमिसर की वजह से हुआ हो या भले ही किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी के नुकसान की भरपाई करना, किसी के नुकसान की भरपाई करने का प्रॉमिस करना। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है यानी कि प्रॉमिसर, उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर। जिस पर्सन को प्रॉमिस किया जा रहा है यानी कि प्रॉमिसी, उसको बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। तो एक बार चलिए फटाफट से थ्योरी पे देखते हैं। तो सेक्शन 124 से सेक्शन 47 तक दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी,
कंटिन्यूइंग गारंटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, राइट्स ऑफ श्योरिटी। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 124 से सेक्शन 147 तक। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124। तो देखते हैं एक बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of the promisor himself या by the conduct of any other person, यानी कि थर्ड पार्टी। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वही यहां पर लिखी हुई है सेक्शन 124 में कि प्रोमिसर प्रोमिसी को प्रॉमिस कर रहा है कि उसकी वजह से या किसी अदर पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। जैसा कि मैंने बताया, टू मेक गुड द लॉस यानी कि आपके नुकसान की भरपाई करना, टू कॉम्पनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड द सम लॉसेस। अब देखो, टू इंडेमनिफाई मीन्स टू कॉम्पनसेट और मेक गुड द लॉस, जो अभी हम लोगों ने समझा। दस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस इज एसेंशियल। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जब इंडेमनिटी का मतलब ही यही होता है किसी के नुकसान की भरपाई करना, तो यहां पर नुकसान होना जरूरी है। मैं इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको ये चीज बताई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है। कैसे? मैंने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आपको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो यानी कि नुकसान हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, नुकसान नहीं हुआ तो फिर परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। यानी कॉन्टीजेंसीज है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पर इंडेमनिटी जो है ना, इंडेमनिटी के लिए लॉस का होना जरूरी है। अगर नुकसान हुआ तो इस वजह से इसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट माना जाता है। अनलेस द प्रोमिसी हैज सफर्ड अ लॉस ही कैन नॉट होल्ड द प्रोमिसर लायबल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना। अब पार्टीज कौन कौन सी होती हैं मैंने आपको बताया, एक होता है इंडेमनिफायर और एक होता है इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर भी आप बोल सकते हो। तो जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसेस टू इंडेमनिफाई सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस, और हु इज प्रॉमिस टू सेव अगेंस्ट द। डन है? ठीक है। एग्जांपल एक बार आप देख लीजिएगा, पीपीटी आपको डीसी ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, सेम वही दिया हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर प्रोमिसी को नुकसान प्रोमिसर की वजह से या किसी दूसरे पर्सन की वजह से हुआ तो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई एक्ट ऑफ गॉड या कोई एक्सीडेंट, इन सब वजह से लॉसेस हुए, वो कवर अप नहीं होंगे। ये तो भाई इंडेमनिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपके मॉड्यूल में केस लॉ दिया हुआ है, वहां पर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। कोर्ट ने बोला था कि भाई प्रोमिसर या किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो वो तो कवर अप होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई भी नुकसान, इस तरीके के भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, इस तरीके के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो सकते हैं जिसमें नेचुरल कैलेमिटी, एक्ट ऑफ गॉड या कोई एक्सीडेंट को कवर अप किया जा सके, उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस होता है ना, तो इंश्योरेंस भी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है। भाई अगर मैंने फायर का इंश्योरेंस लिया तो अगर आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम देगी। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को प्रॉमिस करी, भाई फायर इंश्योरेंस में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि अगर आपके यहाँ फायर लगी, आग लगी, तो हम आपको देंगे। तो यहां पर आग लगना किसी के बस की तो, या प्रोमिसर या किसी थर्ड पर्सन की तो नहीं है। मैंने कार चोरी का इंश्योरेंस लिया, कार की चोरी हुई तो ये भी तो अपने आप में है ना कि भाई कोई एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है ना। तो यहां पर जो कोर्ट का डिसीजन था, अभी 2 साल पहले भी एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली थी कि जो इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी इंडेमनिटी में आते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई या तो प्रोमिसर की वजह से नुकसान हुआ या किसी थर्ड पर्सन की वजह से नुकसान हुआ। लेकिन जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो कोर्ट ने ये चीज बोली कि केवल इतना सफिशिएंट नहीं है कि प्रोमिसर या किसी दूसरे पर्सन की वजह से अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई अर्थक्वेक, कोई साइक्लोन,
एक्सीडेंट होना, कुछ भी इस तरीके की चीजें जो किसी के बस की नहीं है, जो अपने आप हो जाती हैं, उसको भी इंडेमनिटी में कवर किया जाएगा। तो आप एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन यही लिखनी है बेटा, चीजें एक्ट की ही लिखनी है, लेकिन हाँ आपने आंसर में ये चीज कोट जरूर कर देना, क्योंकि आईसीआई के सजेस्टेड आंसर तो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से कोट जरूर कर देना इस चीज को कि एज पर कोर्ट जजमेंट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एज पर कोर्ट जजमेंट। तो जजमेंट वाली बात भी कह दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, है ना। देखो विच लॉसेस आर कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, loss occasioned by an accident not caused by any person or an act of God, natural event is not covered। ये एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, लेकिन मैंने बताया ये अलग है और कोर्ट का जजमेंट अलग है। आगे देखते हैं मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। भाई जैसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस भी होते हैं और इंप्लाइड भी होते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और साथ में इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब बाय वर्ड्स, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बोल करके या लिख करके, और इंप्लाइड का मतलब बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज और बाय सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। When a person expressly promises to compensate the other from loss, a contract of indemnity is said to be implied when it is to be inferred from the conduct of the parties or from the circumstances of the case। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सप्रेस का मतलब तो चलो समझ में आ गया होगा, बोल करके या लिख करके। बाय कंडक्ट या सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, जैसे सपोज करो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रात में 12 बजे फ़ोन किया और रात में 12 बजे फ़ोन करके बोला कि एक काम करो, सी से जा करके पेमेंट ले आओ। अब मान लीजिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, उसने कहा कि यार दोस्त की बात कैसे डालें, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई रात में 12 बजे जा करके सी से पैसे ले आओ। उसने दोस्त की बात मान ली, चला गया। अब रात में आप किसी को पेमेंट लेने के लिए भेजोगे तो रिस्क तो हो गए, रात में उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने उससे पैसे छीन लिए, किसी ने कुछ उसके साथ में गलत कर दिया। तो अब पता चला, मान लीजिए कि किसी ने रात में उसको रोक लिया और उससे चोरी कर ली, उससे पैसे भी छीन लिए, और वो जो चेन पहना था, अंगूठी पहना था, वॉयलेट था उसके पास में, सब वो लेकर के चले गए। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर नुकसान किसको बियर करना पड़ेगा? वो दोस्त जो किसी के कहने पर रात में 12 बजे इतने रिस्क वाला काम कर रहा था, या भाई जिसने उसको भेजा था? तो सर्कमस्टेंसेस क्या बताते हैं? सर्कमस्टेंसेस यही तो बताते हैं कि भाई उसके कहने से, मिस्टर ए के कहने से मिस्टर बी रात में पेमेंट लेने के लिए गया, इतना रिस्क लेकर के गया, तो जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं ए की ही बनती है। तो यहां पर लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? ए को। बी को जितना भी नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ए की होगी, क्योंकि वो ए के कहने से वो कंडक्ट कर रहा था। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि चीजें फिक्स नहीं होती हैं, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस और कंडक्ट ऑफ पार्टीज को देखते हुए वहां पर देखा जाता है कि भाई नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ए के कहने से ए ने बी से बोला कि भाई ये गुड्स की डिलीवरी कराओ, ठीक। अब वो गुड्स किसी और के थे, वो सामान किसी और का था। अब रियल ओनर ने बी को पकड़ लिया और बी से उसने कॉम्पनसेशन की डिमांड भी करी और बी के ऊपर केस भी कर दिया। तो अब यहां पर जिम्मेदारी किसकी है? ए की बनती है ना, क्योंकि ए के कहने से बी उन गुड्स को लेकर के जा रहा था, बी को थोड़ी ना पता था कि ये चोरी के हैं या किसी दूसरे के। तो कई बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंसेस को और कंडक्ट ऑफ पार्टीज को देख करके ये पता चलता है कि यहां पर जिम्मेदारी किसकी बनती है ना। समझ में आ गया होगा? तो दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। दूसरा, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी को प्रॉमिस किया कि भाई तुम्हारे ऊपर केस नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को
प्रॉमिस किया कि भाई सी तुम्हारे ऊपर केस नहीं करेगा। मान लीजिए कि सी ने बी से 50,000 रुपए लेने थे, सी ने बी से 50,000 रुपए लेने थे, ठीक। अब बी पैसे वापस करना चाहता था, लेकिन ए ने बी को बोला कि भाई अभी पैसे वापस मत करो। तो बी ने बोला कि यार तुम कह रहे हो पैसे वापस ना करो, कहीं वो उठा करके मेरे ऊपर केस ना कर दे। तो ए ने बोला कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सी तुम्हारे ऊपर केस नहीं करेगा। अगर सी ने तुम्हारे ऊपर केस किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे नुकसान की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक। अब यहां पर पता चला कि बी ए की बातों में आ गया, बी ने पैसे नहीं दिए। अब सी ने उठा करके केस कर दिया सी ने उठा करके सूट फाइल कर दिया बी के ऊपर। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि सी ने बी के ऊपर सूट की फाइल किया और कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो फिर यहां पर बोला जा रहा है कि भाई अगर किसी ने किसी के सूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, है ना, तो वहां पर कितनी तरीके से कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है, या हाँ, तो वहां पर जो इंडेमनिटी होल्डर है, जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके पास में क्या क्या राइट्स होंगे और वो कितने तरीके के अमाउंट को रिकवर कर सकता है मिस्टर ए से। तो सबसे पहले अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई आप इनको 50,000 रुपए दीजिए प्लस कोई डैमेजेस, कोई इंटरेस्ट या कोई किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन, तो जितना भी अमाउंट कोर्ट ने दिया है, अमाउंट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, जितना भी अमाउंट कोर्ट ने दिया है, जितना भी अमाउंट कोर्ट ने ऑर्डर किया है पे करने के लिए, उतने अमाउंट के लिए ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बी उतना अमाउंट ए से रिकवर कर सकता है। दूसरा, भाई अब सी बी के ऊपर केस कर रहा है, तो बी भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वकील करेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, कोर्ट में पैसे खर्चा होंगे। तो भाई बी की जितनी भी कॉस्ट लगी हुई है, बी की जितनी भी कॉस्ट ऑफ सूट है, जो भी केस को डिफेंड करने में या केस को फाइल करने में एज अ केस में भी, तो उसकी जितनी भी कॉस्ट लगी है वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। तीसरा, कई बार होता है कि पार्टीज के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कोई छोटे मोटे केस होते हैं ना, तो कोर्ट सिविल केसेस, क्रिमिनल में नहीं, सिविल केसेस में, तो सिविल केसेस में कोर्ट खुद ही कह देती कि यार इतने छोटे मोटे केसेस के लिए हमारे पास क्यों आ रहे हो, इतने इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, खुद ही आपस में मिलकर के सेटल कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो अगर इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है अमाउंट का, तो उतना अमाउंट बी ए से रिकवर कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, वो किस चीज के लिए हुआ है? सूट के लिए हुआ है, कि अगर इसने तुम्हारे ऊपर सूट फाइल किया तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी मेरी। तो वहां पर इंडेमनिटी होल्डर का मतलब बी, तो बी के पास में क्या क्या राइट होंगे? तो भाई बी के पास में सबसे पहला तो राइट होगा कि जितना अमाउंट कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो रिकवर कर सकता है, कॉस्ट ऑफ सूट रिकवर कर सकता है, और जो भी अमाउंट कॉम्प्रोमाइज का है वो रिकवर कर सकता है। देखो एक बार देखिए, द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी is entitled to recover from the promisor indemnifier all damages which he may be compelled to pay in any suit। भाई जितनी भी damages वो पे करेगा उतना, all cost which he may have been compelled to pay in bringing or defending the suit। तीसरा, all sums which he may have paid under the terms of any compromise of suit। डन है ना? तो ये बताता है आपका सेक्शन 125। सेक्शन 125 बताता है कि कितने तरीके के अमाउंट को इंडेमनिटी होल्डर रिकवर कर सकता है फ्रॉम इंडेमनीफायर, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सूट से रिलेटेड हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया मिस्टर बी को कि भाई तुम्हें 50,000 रुपए और 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि 60,000 रुपए तुम्हें पे करने हैं। किसको? टू सी। अब क्या पहले बी सी को पैसे देगा, फिर जाकर के बी ए से रिकवर करेगा? क्या यहां पर ए की लायबिलिटी कब अराइज होगी? यहां पर बी ए से पैसे कब ले सकता है? कि पहले वो सी को पैसा दे फिर ए के घर के चक्कर लगाए, या वो पहले ही ए से ले सकता है? तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की
लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है। एब्सोल्यूट का मतलब अब उसको करना ही करना है, अब नुकसान फिक्स हो चुका है, अब पता चल चुका है कि इतना नुकसान उसको होना ही होना है, अब नुकसान एब्सोल्यूट हो गया, अनकंडीशनल हो गया कि अब इतनी उसकी भरपाई करनी ही करनी है। तो जैसे ही इसका लॉस एब्सोल्यूट होता है वैसे ही इंडेमनीफायर की लायबिलिटी भी शुरू हो जाती है। यानी कि अब यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले बी सी को पैसा दे फिर ए से रिकवर करे ना, जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बी सी को 60,000 रुपए देगा वैसे ही ए की लायबिलिटी अराइज हो गई। अब बी क्या करेगा, ए से रिकवर करके सी को पैसा दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर अगला सेक्शन आता है, अगला प्रोविजन आता है कि भाई इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी है वो अराइज कब होती है। देखो, commencement of liability of an indemnifier as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain, है ना, एज पर वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब से अराइज होगी, इस चीज को लेकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना तो वहां पर अपने आंसर की जो शुरुआत है वो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत करना, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमेशा आप अपने आंसर की शुरुआत इसी से करते हो ना, बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको लेकर के साइलेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब से कमेंस होगी। ये जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हो ना, ये एग्जैक्टली प्रोविजन है ही नहीं, ये प्रोविजन है ही नहीं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये बेटा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, यानी कि ये कोर्ट का डिसीजन है, ये कोर्ट का जजमेंट है। यहां पर ये कोर्ट ने ऐसा बोला है, यहां पर कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई इंडेमनीफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तब से अराइज होगी जब इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है। हम लोगों ने आईआरएफ में पढ़ा हुआ है ना कि अगर लॉ में कहीं पर कोई भी चीज मिसिंग है तो जो कोर्ट है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करती है, और वहां पर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो एक लॉ की तरह से काम करता है। तो बस यहां पर यही चीज है। यहां पर ये जो है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में है। तो मेरी बात ध्यान रखना, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं लिखना है। डन है ना। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको एक बार पढ़िएगा, है ना। आगे देखते हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिंपल सी चीज है, हम लोग इस चीज को अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में भी देखते हैं कि कोई किसी की गारंटी लेता है, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाओ, लोन लेने के लिए जाओ, तो बैंक वाले बोलते हैं कि भाई एक काम करो, 2 गारंटर ले आओ या किसी की गारंटी ले आओ, एक गारंटर को ले आओ तब आपका लोन मिलेगा। तो जब कोई पर्सन किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी दूसरे की गारंटी किसी थर्ड पर्सन से लेता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल डेटर जिसकी गारंटी ली जा रही है, एक होता है क्रेडिटर जिससे गारंटी ली जा रही है, और एक होता है श्योरिटी जो गारंटी ले रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, श्योरिटी क्रेडिटर से गारंटी ले रहा है कि अगर इसने डिफॉल्ट किया, अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो पर्सन गारंटी ले रहा है उसको बोलेंगे श्योरिटी, जिससे गारंटी ले रहा है उसको बोलेंगे क्रेडिटर, और जिसकी गारंटी ली जा रही है उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में 3 पार्टीज होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं यहां पर, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो यही होगा, प्राइमरी इसी को ही बोला जाता है। जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो तो यही है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का, ठीक। दूसरा श्योरिटी और क्रेडिटर का,
जिसमें श्योरिटी गारंटी ले रहा है कि अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक्सप्रेस होगा। जैसे प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से लोन ले रहा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है, क्रेडिटर ने इससे बोला किसी की गारंटी लेकर के आओ, तो श्योरिटी ने इसकी गारंटी ले ली। तो यहां पर ये जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्राइमरी है ना, मेन है, क्योंकि अगर यही ना होता, लोन का कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो श्योरिटी भी गारंटी ना लेता। मेरी बात सुनिए, सेकेंडरी होता है ये, जिसमें श्योरिटी क्रेडिटर को बोलता है कि भाई अगर इन्होंने 5 लाख रुपए नहीं चुकाए तो इनके बदले में मैं 5 लाख रुपए चुकाऊंगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच का, ये बेटा इंप्लाइड होता है, ये इंप्लाइड होता है, ये फिक्स हो या ना हो ये बाय लॉ है। क्या है यहां पर, क्या बोलता है यहां पर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको इस वजह से बोला गया है कि भाई श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को पैसे दे रहा है, तो यहां पर श्योरिटी के पास में राइट है कि भाई वो जिसके बिहाफ पर पैसे दे रहा है बाद में वो उससे उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। तो यहां पर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी श्योरिटी के लिए बनती है जब श्योरिटी उसके बिहाफ पर पैसा क्रेडिटर को दे देता है। ये दोनों पार्टीज के बीच में फिक्स हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ये लॉ में लिखा हुआ है कि भाई प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर पैसा दिया है तो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी कहीं ना कहीं श्योरिटी के लिए बनती है। मेरी बात समझे? तो 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। बाकी दोनों एक्सप्रेस होते हैं, ये भी एक्सप्रेस होगा, बाकी दोनों एक्सप्रेस होते हैं और ये आपका इंप्लाइड होता है। मेरी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए पार्टीज ऑफ, हाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। A contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई। और देखो तो ये भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी, यहां पर श्योरिटी ने क्या प्रॉमिस किया है कि भाई अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो यहां पर श्योरिटी को परफॉर्म कब करना पड़ेगा, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करे। और अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट नहीं किया तो क्या होगा, तो फिर श्योरिटी को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पर श्योरिटी के डिफॉल्ट के होने या ना होने के ऊपर श्योरिटी की लायबिलिटी होती है, इस वजह से इसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको बताया 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? श्योरिटी, पर्सन हु गिव्स द गारंटी। सेकंड, प्रिंसिपल डेटर, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जा रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर, पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दी जा रही है उसको बोला जाएगा क्रेडिटर। डन है? अब देखो यहां पर 3 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया। एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, यानी कि प्राइमरी। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होता है, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। और नेक्स्ट आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई है ना। चलिए आगे देखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। तो गारंटी के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल डेट। देखिए ये जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है ना वो हमेशा प्रिंसिपल डेटर की होती है। अगर प्रिंसिपल डेटर ने लोन लिया ही नहीं होगा तो फिर इसका मतलब श्योरिटी को गारंटी लेने का कोई मतलब ही नहीं। तो प्रिंसिपल डेट का होना जरूरी है और जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेट की वो होगी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की। तो देखिए there should be someone liable as a principal debtor and the surety undertakes to be liable on his default. If there is no principal debt, there can be no valid guarantee. तो भाई अगर कोई प्रिंसिपल डेट ही नहीं है तो फिर गारंटी कभी भी वैलिड नहीं होगी। अब उसके बाद में आता है कंसीडरेशन। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है ना उसमें बेसिकली 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 2 एक्सप्रेस होते हैं और एक
इम्प्लाइड होता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी तो होने चाहिए, और सेक्शन 10 में जो दिए हुए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या था मेन, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जो कंसीडरेशन है तो वो कंसीडरेशन तीनों पार्टीज के लिए है, एक बार फटाफट से चेक करते हैं। देखो, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या प्रिंसिपल डेटर के लिए कंसीडरेशन है? बिल्कुल है भाई, उसको लोन मिल रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या क्रेडिटर के लिए कंसीडरेशन है? बिल्कुल है, क्रेडिटर को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो कंसीडरेशन हो रही है। अब सेकेंडरी वाले में देखते हैं, श्योरिटी और क्रेडिटर। तो क्या श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कंसीडरेशन है? तो क्रेडिटर को तो कंसीडरेशन मिल रही है भाई, क्रेडिटर के लिए लोन सिक्योर्ड हो रहा है। क्या श्योरिटी को कंसीडरेशन मिल रही है? श्योरिटी को क्या मिल रहा है? श्योरिटी को किस बात का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? तो अगर तुम वैसे देखोगे तो श्योरिटी को कंसीडरेशन नहीं मिल रही है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई श्योरिटी के लिए प्रिंसिपल डेटर को लोन मिलना और प्रिंसिपल डेटर का काम होना या प्रिंसिपल डेटर का सेटिस्फेक्शन ही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन है। भाई अगर कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमको क्या मिल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि कंसीडरेशन का मतलब पैसे से या किसी कभी थिंग से नहीं है, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन ही आपके लिए कंसीडरेशन है। तो यहां पर श्योरिटी क्यों गारंटी ले रहा है, श्योरिटी क्यों सिक्योरिटी ले रहा है? तो भाई श्योरिटी इस वजह से गारंटी ले रहा है ताकि प्रिंसिपल डेटर का काम हो जाए, और अगर प्रिंसिपल डेटर का काम हो रहा है उसके गारंटी लेने की वजह से, तो यही चीज श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन मानी जाएगी। तो एक बार देखते हैं, अ गारंटी विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड बट देयर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसीडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। Consideration received by the principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। यही चीज मैंने आपको बताई। Past consideration is no consideration for the contract of guarantee। भाई contract of guarantee के केस में past consideration no consideration मानी जाती है ना। past consideration नहीं होगी। Even if the principal debtor is incompetent to contract, द गारंटी इज इनवैलिड। अब देखो, अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है या अनसाउंड माइंड है, ठीक है, और उसकी किसी मेजर ने या साउंड माइंड पर्सन ने गारंटी लेकर के रखी हुई है, तो वहां पर ये एक एक्सेप्शन है। जैसे बोला जाता है ना कि अगर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा तो भाई जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर माइनर की या अनसाउंड माइंड पर्सन की किसी ने गारंटी ली हुई है तो वहां पर भले ही माइनर वाला एग्रीमेंट वॉइड होगा लेकिन श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। वैसे ही सेम चीज अनसाउंड माइंड के लिए, अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड की गारंटी लेता है तो अनसाउंड माइंड तो लायबल नहीं होगा, लेकिन वहां पर श्योरिटी की लायबिलिटी बनेगी। बट इफ श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वॉइड। श्योरिटी कभी भी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर श्योरिटी भी इनकॉम्पिटेंट है तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। डन है, आगे बढ़े। आगे देखते हैं। अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी। तो देखो, हमेशा एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होनी चाहिए बेटा। आप फ्यूचर के लिए गारंटी नहीं लेते, है ना, फ्यूचर के लिए गारंटी नहीं लेते हैं। हमेशा there must be an existing liability or a promise whose performance is guaranteed। The liability must be legally enforceable and not time barred। और गारंटी भी, जो आप गारंटी जिस लाइबिलिटी के लिए ले रहे हो वो लाइबिलिटी हमेशा इन्फोर्सेबल होनी चाहिए। टाइम बार डेट के लिए कोई भी गारंटी नहीं होती है। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, सेक्शन 142 एंड 143। भाई देखो, अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखो तो श्योरिटी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। श्योरिटी बिना वजह एक झंझट में फंस रहा है। वो उसकी गारंटी ले रहा है, कल को उसने डिफॉल्ट कर दिया तो सरदर्दी किसके ऊपर आएगी, श्योरिटी के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि भाई अगर कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो एटलीस्ट आप उसको सारे के सारे फैक्ट्स, सारी की सारी चीजें सही सही बताओ। अगर आपने कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन किया या किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाया तो फिर वहां पर वो गारंटी वैलिड नहीं होगी। आप श्योरिटी अगर गारंटी ले रहा है तो उसको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, और आप बाद में जब श्योरिटी गारंटी ले लेता है ना तो बाद में भी आप उससे पूछे बिना
कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। देखो, any guarantee which has been made obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid, है ना। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. आगे देखते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को श्योरिटीज, सेक्शन 144। अब को श्योरिटीज कौन होते हैं? अगर श्योरिटी एक से ज्यादा है, जैसे मान लो कि मिस्टर ए जो है वो लोन ले रहे हैं बी से, और सी, डी और ई, ये तीन लोग मिल करके गारंटी ले रहे हैं, तो इन तीनों को क्या बोला जाएगा? इन तीनों को बोला जाएगा को श्योरिटीज। और को श्योरिटीज के केस में एक रूल है, वो आपको याद रखना है, जब तक सारे को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक एक को श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि सी ने गारंटी के पेपर में साइन कर दिया, डी ने भी साइन कर दिया, लेकिन ई ने साइन अभी तक नहीं किया, और गलती हो गई क्रेडिटर से, क्रेडिटर ने ई से साइन भी नहीं करवाया, कल को प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या सी और डी की लायबिलिटी बी के लिए बनेगी? नहीं। जब तक को श्योरिटी, सारे के सारे को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं होगी। देखो, where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join, है ना। राइटिंग नॉट नेसेसरी, ये तो पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि भाई जो गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है, तो गारंटी में भी आइदर ओरल और रिटन। डन है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गारंटी। कितने तरीके की गारंटी होती है? तो बेटा दो तरीके की गारंटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और एक होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब जब कोई भी गारंटी किसी एक पर्टिकुलर डेट के लिए ली जाती है तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक गारंटी। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी से 50,000 रुपए का लोन ले रहे हैं और मिस्टर एस ने मिस्टर बी से इस लोन की गारंटी ली है। एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए गारंटी ली जा रही है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब जो गारंटी कंटिन्यूअसली रहती है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर, यानी कई सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अगर गारंटी ली जाती है जो कुछ अभी होंगे कुछ फ्यूचर में होंगे, तो उन फ्यूचर्स वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी गारंटी अभी से ही ली जा रही है। जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए ये अपनी एक शॉप खोल रहे हैं, ठीक है, तो इनको शॉप खोलने के लिए इनको बहुत सारे गुड्स की जरूरत है, बहुत सारे सामान की जरूरत है। ये एक मैन्युफैक्चरर के पास में गए और इस मैन्युफैक्चरर से बोला कि भाई मेरे पास में भी ज्यादा पैसे नहीं है, आप एक काम करो, आप मेरे को गुड्स उधार दे दो। तो मैन्युफैक्चरर ने बोला यार ना मैं तुम्हें जानूं ना मैं तुम्हें बूझूं, मैं तुम्हें कैसे उधार दे दूं, कल को तुम पैसे मेरे ना लौटा लो तब मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने इनसे बोला कि तुम अच्छा एक काम करो, मार्केट में अगर कोई अच्छा आदमी हो जिसको हम भी जानते हो तो उसकी एक गारंटी दिला दो। तो एक मिस्टर एस थे, इनकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, बहुत अच्छी गुडविल थी, लोग इनके ऊपर भरोसा करते थे। तो मिस्टर ए मिस्टर एस के पास में गया, इनसे बोला कि सर मुझे ऐसे ऐसे सामान खरीदना है, प्लीज अगर आप गारंटी ले लें तो मुझे गुड्स मिल जाएंगे। एस ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। एस मैन्युफैक्चरर के पास में गया और इसने मैन्युफैक्चरर को बोला कि भैया ये जब भी तुमसे सामान मांगे, जब भी तुमसे गुड्स मांगे, तुम इनको निश्चिंत होकर के देते रहना, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, जब भी ये गुड्स मांगे तब तुम देते रहना। अब इन्होंने क्या बोला, जब भी ये गुड्स मांगे तुम देते रहना, मेरी जिम्मेदारी। यानी कि अब मिस्टर ए 10,000 रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं तो इसके लिए भी गारंटी है। 3 दिन बाद 30,000 रुपए के गुड्स खरीद रहे हैं, इसके लिए भी गारंटी चल रही है। फिर इन्होंने 40,000 का गुड्स खरीदा, इसके लिए भी गारंटी चल रही है। फिर इन्होंने 50,000 के गुड्स खरीदे, इसके लिए भी गारंटी चल रही है। तो जितने बार भी ये गुड्स सप्लाई करेंगे उतनी बार ऑटोमेटिकली वो गारंटी लगती रहेगी। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गारंटी ले ली, क्या गारंटी लेने के बाद में हम उसको रिवोक कर सकते हैं, क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्पेसिफिक गारंटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक गारंटी के केस में कैन नॉट रिवोक,
स्पेसिफिक गारंटी अगर एक बार ले ली तो फिर आप उसके बाद में उसको कैंसिल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक गारंटी के केस में रिवोकेशन अलाउड नहीं होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के केस में इसको रिवोक किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को कैंसिल किया जा सकता है, बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। केवल और केवल फ्यूचर के ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसके लिए गारंटी बनी रहेगी, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मिस्टर एस मैन्युफैक्चरर के पास एक बार ऐसे ही जा करके बैठे और बोलने लगे कि और क्या हाल चाल है भाई, मैंने गारंटी ली हुई है यार एक ही, तो क्या चल रहा है उसका हिसाब किताब, पैसे वैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैन्युफैक्चरर ने बोला कि सर पैसे तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक हम उसको लगभग 50, 40, 90, 30, 1,30,000 रुपए का सामान दे चुके। 1,30,000 रुपए का सामान हम उसको दे चुके हैं, अभी तक पेमेंट नहीं आई है। तो इन्होंने मिस्टर एस ने पूछा कि यार तुमने पेमेंट मांगी क्यों नहीं। उसने बोला कि मुझे किस बात की टेंशन है, गारंटी तो आपने ली हुई है, हम तो आपसे कभी भी पैसे ले लेंगे। तो यहां पर अब मिस्टर एस को डाउट हुआ कि यार ये गुरु आदमी गड़बड़ है, ये गुड्स पे गुड्स खरीदे चला जा रहा है, पेमेंट तो ये दे ही नहीं रहा। तो अब मिस्टर एस ने मैन्युफैक्चरर को बोला कि भाई देखो ऐसा है कि ये 1,30,000 रुपए का सामान खरीद चुका है, अभी तक पैसे इसने दिए नहीं है। अब एक काम करो, आगे से भैया इसको सामान तुम अपने रिस्क पर देना, आगे से मैं इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने अब अपनी गारंटी को कैंसिल कर दिया, लेकिन इस 1,30,000 रुपए के लिए इनकी गारंटी बनी रहेगी। कल को अगर ये डिफॉल्ट कर दे स्टार्टिंग से ही, कल को ये डिफॉल्ट कर दे और एक भी अमाउंट पे ना करे, तो ये पूरे के पूरे 1,30,000 किसको देने पड़ेंगे, एस को। लेकिन अब सपोज करो कि इन्होंने गारंटी को रिवोक कर दिया, अब मिस्टर ए ने मैन्युफैक्चरर को 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी। अब मैन्युफैक्चरर खुश कि यार देखो 50,000 रुपए की पेमेंट आ गई। अब मिस्टर ए ने मैन्युफैक्चरर से फिर से सामान मांगा 30,000 रुपए का, मैन्युफैक्चरर ने फिर से 30,000 रुपए का सामान दे दिया। अब इस 30,000 रुपए के लिए मैन्युफैक्चरर ही लायबल होगा। मतलब लायबल क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट ए से ही रिकवर कर सकता है, इस अमाउंट के लिए एस की लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ये अपनी गारंटी को रिवोक कर चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कंटिन्यूइंग गारंटी में श्योरिटी ने अपनी गारंटी को रिवोक कर दिया है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो रिवोक कर सकता है। फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए मैन्युफैक्चरर या जो भी है क्रेडिटर वो श्योरिटी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ पास्ट वाले ट्रांजैक्शन के लिए ही कैन रिकवर। डन है ना, आगे देखते हैं। तो देखो दो तरीके की गारंटी है, स्पेसिफिक गारंटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी, गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट और स्पेसिफिक डेट। गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना। द श्योरिटीज लाइबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटीड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। तो इसका मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी यहां पर बेटा खत्म नहीं होगी। श्योरिटी की लायबिलिटी यहां पर तभी खत्म होगी जब प्रिंसिपल डेटर पूरा का पूरा पैसा चुका देगा, है ना, बीच में आप नहीं कर सकते। इट अप्लाइज नॉट टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड मेक्स द श्योरिटी लायबल फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द गारंटी। A surety's liability continuous until the revocation of the guarantee। तो भाई जब तक रिवोकेशन नहीं होता है, जब तक वो अपनी गारंटी को कैंसिल नहीं कराता है, तब तक उसकी गारंटी बनी रहेगी। अब देखो आगे डिफरेंस बेटा दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। इसको एक बार पढ़ना, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप पूछ लेना। अब नेक्स्ट आता है बेटा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होगा, तो श्योरिटी को तीन तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहले बाय रिवोकेशन, रिवोकेशन करके वो मैंने अभी आपको बताया। बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, यहां पर क्रेडिटर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जा रहा है। और तीसरा इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड है तो फिर वहां पर श्योरिटी लायबल नहीं होगा। देखते हैं फटाफट से। रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, बिल्कुल अगर कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है तो उसको नोटिस दे करके रिवोक किया जा सकता है। रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ,
अगर मान लो कंटिन्यूइंग गारंटी और श्योरिटी की डेथ हो गई है तो डेथ के बाद में फिर वो गारंटी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी बेटा वही है, जो पुराने वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए इसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। अब ये इसकी तो डेथ हो चुकी है तो कैसे बनी रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, है ना। और नोवेशन के थ्रू रिवोक किया जा सकता है। नोवेशन का मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट बनना। अब बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर की वजह से कैसे होगा, यहां पर क्रेडिटर कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा है, जैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस में आप चेंज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस में अगर बगैर पूछे श्योरिटी से चेंज कर रहे हो तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आप क्रेडिटर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कोई भी उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो वहां पर भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब अगर मान लो श्योरिटी के पास में कोई रेमेडी है, श्योरिटी के पास में कोई रेमेडी, अब श्योरिटी की रेमेडी क्या होगी, सपोज करो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक, और इस लोन की गारंटी सी ने ली हुई है। अब यहां पर मिस्टर ए ने 5 लाख का लोन लिया जिसकी गारंटी सी ने ली हुई है, उसके साथ में सिक्योरिटी भी दी है। मान लीजिए 6 लाख रुपए का इन्होंने गोल्ड गिरवी रखा बी के पास में, ठीक। अब मान लीजिए ए ने डिफॉल्ट कर दिया, बी सी से पैसा मांग रहा है, सी दे भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 6 लाख रुपए का गोल्ड है इसका क्या हो, तो ये तो भाई एक तरीके से देखो तो सी के लिए रेमेडी हो गई ना, कि सी को भी लगेगा कि यार चलो ठीक है, हमें ए के बिहाफ पर पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन चलो हमको बदले में गोल्ड तो मिल रहा है ना, भाई पूरा नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, कल को बहुत ज्यादा होगा हमें गोल्ड बेचना पड़ेगा, गोल्ड बेच करके हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो कायदे से अगर देखा जाए तो अब इस गोल्ड पे राइट किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बी को तो पैसा मिल गया, बी की कहानी खत्म, अब इस गोल्ड पे किसका राइट है, सी का। अब अगर मान लो कि श्योरिटी कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से सी की ये जो रेमेडी है इसको नुकसान पहुंच रहा है, जैसे बी की लापरवाही से थोड़ा सा गोल्ड खो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में सी लायबल नहीं होगा। अगर क्रेडिटर कोई भी ऐसा काम करता है जिससे श्योरिटी के पास में अगर कोई रेमेडी उसको मिलने वाली थी, कोई सॉल्यूशन उसके पास में मिलने वाला था, कोई उसको उसके नुकसान की अगर किसी से भरपाई होने वाली थी और वो नहीं हो पा रही है, तो वहां पर श्योरिटी लायबल नहीं होगा, है ना। देखो नेक्स्ट, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड, ये अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, ये भी अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं। और गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइन, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अब आगे देखते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब भाई श्योरिटी के पास में राइट्स क्या क्या होते हैं, ठीक, तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। श्योरिटी के पास में राइट्स प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में भी होंगे, क्रेडिटर के अगेंस्ट में भी होंगे, को श्योरिटीज के अगेंस्ट में भी होंगे। तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में क्या राइट्स होंगे कि भाई प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सबसे पहला राइट तो यही होना चाहिए कि अगर वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर पैसा दे रहा है तो वो बाद में क्या कर सकता है, बाद में वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है ना। और राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, सब्रोगेशन का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरे का आ जाना, यानी कि प्रिंसिपल डेटर की बुक्स में अभी तक क्रेडिटर्स की लिस्ट में क्रेडिटर का नाम लिखा होगा, भाई उसने अगर पैसे उधार लिए हैं, लोन लिया है, तो ये उसके लिए लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी की तरफ उसने क्रेडिटर का नाम लिखा होगा। अब मान लो श्योरिटी ने पैसे दे दिए क्रेडिटर को, तो अब क्रेडिटर का काम तो खत्म हो गया ना, क्रेडिटर को तो पैसे मिल गए, तो अब उसका नाम प्रिंसिपल डेटर की बुक्स में तो होगा नहीं क्योंकि उसको तो पैसे मिल चुके हैं। लेकिन उसको पैसे दिए किसने, श्योरिटी ने दिए, तो अभी तक उसका नाम लिखा हुआ था बुक्स में, तो अब उसका नाम हटा करके श्योरिटी का नाम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्रोगेशन, एक की जगह पर दूसरे का नाम आ जाना, ठीक है। दूसरा राइट ऑफ इंडेमिटी, बिल्कुल श्योरिटी को जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई
वो प्रिंसिपल डेटर से कर सकता है। क्रेडिटर के अगेंस्ट में राइट टू सिक्योरिटी, अभी मैंने आपको बताया, राइट टू सेट ऑफ, ये बेटा सेट ऑफ होगा। राइट टू सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब क्या है, अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर को भी क्रेडिटर से कुछ पैसे लेने थे, जैसे ए ने बी को लोन दिया 50,000 रुपए का, सी ने गारंटी ली है, ठीक, अब ए ने डिफॉल्ट कर दिया, अब सी के ऊपर 50,000 रुपए का बर्डन आ गया। बाद में पता चला कि ए को भी बी से 10,000 रुपए लेने थे, ए को भी बी से 10,000 रुपए लेने थे, तो श्योरिटी क्या कहेगा, श्योरिटी कहेगा एक काम करो, 10,000 रुपए ए को तुमसे लेने थे ना, तुम्हारी भी तो लायबिलिटी थी, तो 50,000 में 10,000 रुपए सेट ऑफ करो, अब 40,000 रुपए मैं तुम्हें पे कर दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, है ना। तो सेट ऑफ का राइट होता है। राइट टू शेयर रिडक्शन, राइट टू शेयर रिडक्शन का मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट होने के बाद में उसकी एसेट से जितना भी पैसा मिल रहा है उतना पैसा माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा श्योरिटी क्रेडिटर को देगा। तो इंसॉल्वेंसी के बाद में जो भी पैसा मिल रहा है उस पैसे को हटा करके बाकी का पैसा श्योरिटी देगा। और अगेंस्ट द को-श्योरिटीज, को-श्योरिटीज के अगेंस्ट में राइट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन का, कि भाई को-श्योरिटीज ने अमाउंट की गारंटी ली है, अगर जितने अमाउंट की गारंटी ली है, कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट स्पेसिफिक होता है, जैसे ए बी सी ने गारंटी ली, ए ने ली है 50,000 की, बी ने ली है 1 लाख की, सी ने ली है 2 लाख की, तो इनकी ये मैक्सिमम लायबिलिटी है 2 लाख, 1 लाख, 50,000, इससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होंगे। जितने मैक्सिमम अमाउंट की उन्होंने गारंटी ली है उतने अमाउंट की लायबिलिटी अराइज होगी। अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि कौन कौन कितने कितने की गारंटी ले रहा है, तो सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन का राइट भी होता है को-श्योरिटी के अगेंस्ट में। डन है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक बार इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, आसान से है, जैसे अभी मैंने समझाए हैं बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो एक बार इसको देखिएगा। तो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। अभी मेरे गले में पेन है, आपको आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, मैं धीमे धीमे करके बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जीएनजी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाएगा। जितनी भी रुकावटें आए, जितनी भी दिक्कत हो, लेकिन अपना काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल पूरी मेहनत करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और मेरा सपोर्ट 100% आपके साथ में, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, क्लासेस नहीं रुकेंगी, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।